हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीजी टेट 2024 में पेपर 2 में हिंदी विषय के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दिया है अनुधन उदित, अनुधनदित, अनुधन उदित और अनधन उदित। तो यहाँ पर अनुदित शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा अनुधन उदित, यानी कि ये बड़ा ऊ का मात्रा जो है छोटा ऊ और ये छोटा ऊ में यहाँ पर बट जाएगा तो यहाँ पर विच्छेद हो जाएगा। तो छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो है अनुदित हो जाएगा, अनुधन उदित। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संवृत्त स्वर युग्म है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है उ, ओ, ए, आ। तो यहाँ पर संवृत्त यानी कि कम खुला हुआ, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख कम खुला होगा वो यहाँ पर संवृत्त स्वर युग्म के अंतर्गत आएगा। यानी कि सबसे कम हमारा मुंह कौन से स्वर के उच्चारण में खुलता है, ऊ और ऊ के उच्चारण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। ऑप्शन दिया है तदर्थ, उत्थान, उल्लास, विषम, महात्मा इत्यादि, निष्ठुर, अधोगति, निरोग, स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। यहाँ पर पूछा है स्वर संधि के पूछा है, तो स्वर संधि में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वल्प, विद्यार्थी और नाविक ये जो है स्वर संधि के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के संबंध में उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया है संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। दूसरा दिया है पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। तीसरा दिया है जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक एवं नपुंसक लिंग है, वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। चौथा दिया है अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की ही तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो 4 कथन यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से पहला सही है और ये दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये जो चौथा वाला कथन है अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने गए हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए बोला है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजनों को उच्चारणों के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर व्यंजन दिया गया है और यहाँ पर उच्चारण दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कंठ्य, कंठ्य का यहाँ पर हो जाएगा ग, और तालव्य का हो जाएगा छ, दंत्य का हो जाएगा न और दंतोष्ठ्य का हो जाएगा व। तो इस प्रकार ग, छ, न और व, ये ग, छ, न, व यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो ये है शार्दुल, तुरंग, बाजी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग और बाजी, ये तीनों है, और शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन दिया है संयुक्त, संधि युक्त, अज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, समस्त, अभ्यस्त। यहाँ पर विलोम बोला गया है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछा गया है, तो यहाँ पर अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया है मट्टिका, मृत्तिका, मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। ऑप्शन दिया है नेक नाम, शोकाकुल, पाप मुक्त,
सन्मार्ग, राजभवन, रसोई घर, यथाशक्ति, पथभ्रष्ट, देवालय, मुंह तोड़, लोकोत्तर, गंगा जल। यहाँ पर तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले का समूह पूछा गया है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हमको देखना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मुंह तोड़। ये मुंह तोड़ जो है इसका हम यहाँ पर समास विग्रह करेंगे तो मुंह तोड़ का हो जाएगा मुंह को तोड़ने वाला। इस शब्द में को विभक्ति, यहाँ पर मुंह को तोड़ने वाला, तो जो को विभक्ति है ये चिन्ह का लोप हुआ है जो कर्म तत्पुरुष की पहचान है। और नेक्स्ट इसमें दिया है लोकोत्तर। इसका समास विग्रह हो जाएगा लोक से उत्तर या लोक से इत्तर। इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। इसमें कारक चिन्ह से अलगाव या भिन्न के अर्थ में लुप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है गंगा जल। गंगा जल का समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, इसमें संबंध कारक गंगा का जल में जो है क छिपा हुआ है। गंगा जल तत्पुरुष समास यहाँ पर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिया है युयुत्सु, युद्धरत, योद्धा, युद्धवीर। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। पपीता, रिक्शा, चाकू, अंगूर, जापानी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। यहाँ पर ये कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी मूल भाषाएं दी गई है। इसको हमको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन का हमको चयन करना है। तो सबसे पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। इसमें पपीता का हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। चाकू तुर्की भाषा का शब्द है और अंगूर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार यहाँ पर 4, 1, 3, 2 हमको ऑप्शन में ढूंढना है। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। ऑप्शन दिया है विद्यार्थी प्रश्न कुशाग्र पूछो। यहाँ पर विशेषण क्या होता है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुशाग्र शब्द ये है, इस वाक्य में विशेषण है। कुशाग्र शब्द जो है वो इस वाक्य में विशेषण है जो विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर पूछा गया है विशेषण बताइए, तो विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र। अगला प्रश्न है गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिया है संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपदान कारक। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, इसमें जो है से दिया गया है। ये से क्या है? विभक्ति है। से विभक्ति के साथ गरिमा महिमा दोनों के बीच में तुलना करने का भाव यहाँ पर दर्शा रहा है। अपदान कारक का उपयोग अलग होने, तुलना करने आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अपदान जो कारक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, ये अपदान कारक इस वाक्य में है। अगला प्रश्न है संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। नेक्स्ट है लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन का हमको यहाँ पर चयन करना है। इसमें कौन कौन सा सही है ये हमको देखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है संज्ञा के संबंध में सही कथन का हमको चयन करना है। यहाँ पर सही कथन हो जाएगा जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, ये भी सही है। अगला है यदि एक ही वाक्य में संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा,
ये गलत है। अगला है लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं, ये सही है। इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन दिया है रवि विद्यार्थी अध्ययनशील एक। रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, इसमें हमको विशेष्य बताना है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर रवि की विशेषता बताई जा रही है कि रवि जो है वो एक अध्ययनशील विद्यार्थी है। इस प्रकार रवि इसका जो है विशेष्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन दिया है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें हमको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट, ये भी सही है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अतिथि के लिए गुलाब के फूलों की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन दिया है विधानवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। यहाँ पर एक वाक्य एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, यानी कि यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर यहाँ पर निर्भर है, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर रहता है। इसमें यदि, अगर, तो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक वाक्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन दिया है निर्देशक, लाघव, हंसपद, योजक। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में यहाँ पर जो योजक चिन्ह है इसका यहाँ पर प्रयोग मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है अर्धविराम, ये चिन्ह ये सुमेलित है। निर्देशक चिन्ह ये भी सुमेलित है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह ये सुमेलित नहीं है। अल्प विराम ये भी सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है, तो उस स्थान पर ये जो हंस पद चिन्ह है इस प्रकार का होता है। हंस पद चिन्ह है, इस चिन्ह को लगाकर वहां पर छूटा हुआ शब्द या अक्षर लिख देते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, महात्मा गांधी का एक कथन है। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषाभाषी के लिए मातृभाषा या अपनी भाषा है, ये सही है। नेक्स्ट है कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि उसकी अपनी अपनी विशिष्टताएं होती, ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट है विदेशी भाषा भी अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो असत्य है वो हमको यहाँ पर बोला गया है कि असत्य कथन कौन सा ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया है वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, काम बिगड़ने के लिए वर्षा आ जाती है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो यहाँ पर बोला गया है का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका हो जाएगा समस्या को जड़ से मिटाना, ये सही है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये गलत है। तीसरा है यहाँ पर सी नंबर में दिया है, नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, ये सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये सुमेलित नहीं है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये इसका जो है भावार्थ हो जाएगा, प्रतिभाशाली या होनहार के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगती है। इस कहावत का यहाँ पर ये कहावत हमको ये बताती है कि जिस तरह एक बड़े वृक्ष बनने वाले पौधे के पत्ते शुरू से ही चिकने और स्वस्थ होते हैं, उसी तरह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमताएं अपने शुरुआती दिनों में ही दर्शा देता है। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया है, युद्ध में मारा जाना, खेत में रात्रि विश्राम करना, खेत रहन खाना, भूमिगत होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध में मारा जाना या युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे। ऑप्शन दिया है, व्यापार करने के लिए, भारतीय मंदिरों की प्रसिद्धि के कारण, भारतीय पर्यटन तीर्थ स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, और यहाँ पर दिया है भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा, ये विलोपित प्रश्न है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, इस प्रश्न को भी व्यापम ने विलोपित कर दिया था, और प्रश्न नंबर 57 इसको भी यहाँ पर व्यापम ने विलोपित कर दिया था। टोटल यहाँ पर 55, 56 और 57 इन तीनों प्रश्नों को व्यापम ने विलोपित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है, लिखे हुए से अर्थ गणना, वर्णों को जोड़कर उच्चारण करना, वाक्यों को पहचान पाना और ध्वनि और प्रतीकों को जोड़ना। इसमें सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है लिखे हुए से अर्थ गणना या समझ के पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। ऑप्शन दिया है, स्क्रिबलिंग, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, प्रिंट चेतना। शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना, पठन, अभिनय, और दिया है ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच में सह संबंध, और दिया है लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए यहाँ पर घसीटा लेखन, ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना। अब इसको हमको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सबसे पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। स्क्रिबलिंग का हो जाएगा लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। ध्वनि जागरूकता का हो जाएगा ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में यहाँ पर पढ़ना। और नेक्स्ट हो जाएगा डिकोडिंग का यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच में सह संबंध। और प्रिंट चेतना का हो जाएगा शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना, पठन या अभिनय। तो इस प्रकार पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का ए हो जाएगा। तो इसको नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CDBA, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को लिखिए। ऑप्शन कथन यहाँ पर दिया है, 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं, ये असत्य है। छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपने घर की भाषा में सीखते हैं, ये सही है। तीसरा है, छोटे बच्चों के साथ में पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में खेल बहुत उपयोगी होते हैं, ये सही है। यानी कि इसमें पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न में असत्य कथनों को लिखिए बोला है। असत्य कथन हमको देखना है, तो पहला और तीसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने CGTET 2024 पेपर 2 में जो हिंदी विषय के 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम अंग्रेजी विषय के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी।
और अगर आपने सीजी टेट के पेपर 1 और 2 के 2024 के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन नहीं किया है, मेरे चैनल पर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।